हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 का सारा लॉन्ग टाइप वीवीआई क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3 का सभी वीवीआई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। बच्चों, तो चलिए शुरुआत किया जाए इस वीडियो को। इससे पहले कि आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले वीडियो को। हमारे इस वीडियो में बच्चों देखिए, आपके सामने ये सवाल है। इस सवाल को साल 2020 और 22 में पूछा गया है 5 नंबर के लिए बच्चों। और इसमें पूछा जा रहा है कि एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी आपसे पूछ रहा है बच्चों कि धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। साथ ही पूछ रहा है विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। इन सब का डेफिनेशन हमको देना है बच्चों। तो चलिए शुरुआत किया जाए 5 नंबर के इस डेरिवेशन को। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही इजी सा ये डेरिवेशन है बच्चों, और हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसका। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस डेरिवेशन का। और इसमें हम लोग डेरिवेशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले कंडक्टर लेते हैं। क्या कह रहा है हमको बच्चों? सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि एक कंडक्टर ले लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। और इस कंडक्टर का बच्चों एक बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी या सेल कह लें, उससे हम इसको जोड़ देते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है कि जब किसी करंट में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें कितना ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, कितना ज्यादा हीट लॉस होता है, वो फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव करना है। तो बेसिकली हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आप ध्यान में रखें कि क्या निकालना है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए बच्चों चलिए हम लोग कैसे क्या करेंगे तो देखिए ध्यान से आप लोग। सबसे पहले मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चों। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग आर मान लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है बच्चों। और ध्यान दीजिए कि इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो इसमें मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है। इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब करंट फ्लो होगा बच्चों इधर से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना से कनेक्टेड है? भी से कनेक्टेड है। कितना से कनेक्टेड है? मतलब कि ये कंडक्टर एक तार भी से कनेक्टेड, एक सेल भी से कनेक्टेड है, और एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है आर। अब इस भी पोटेंशियल के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अब बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वर्क डन बराबर होता है बच्चों, वर्क डन का हम लोग यहां से लिखेंगे कि वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन W बराबर होता है बच्चों Q इंटू वी या V इंटू क्यू, ये होता है, ठीक है ना। V इंटू क्यू ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज भी होगा, हम बता देंगे लैंग्वेज कैसे लिखना है आपको। पहले हम साधारण से ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वर्क का फॉर्मूला हमने लिख लिया कि वर्क बराबर होता है Q इंटू वी, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि किसी टी टाइम में बच्चों इस कंडक्टर के भीतर Q चार्ज फ्लो कर रहा है। कितने टाइम में? टी टाइम में बच्चों, है ना। तो टाइम हमारा कितना है? हम मान लेते हैं कि टाइम जो है हमारा बच्चों वो टी है, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है अंदर में वो चार्ज है क्यू। कितना बच्चों? चार्ज क्यू। तो इस हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है करंट का बच्चों, आई बराबर होता है क्यू बट्टा टी। आई बराबर इसीलिए बच्चों आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बट्टा टी, क्यू बट्टा टी। और यहां से हम लोग जो है क्यू का मान निकालेंगे आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब क्यू का ये मान हम लोग क्यू इंटू वी में रख देते हैं। इसीलिए बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि इसीलिए, है ना, अगर इसको हम लोग इक्वेशन बोले वन, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन वन कह सकते हैं। इसीलिए इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन बच्चों समीकरण एक से, जो कि W बराबर है Q इंटू वी, है ना, या V इंटू क्यू हमने लिखा है तो उसी को रख देते हैं V इंटू क्यू। अब यहां से बच्चों हम क्या करते हैं कि Q का मान उठा के रख देते हैं वहां पे। तो W बराबर हो जाएगा, देखिए V और Q का मान IT है तो ये हो जाएगा VIT। क्या हो जाएगा बच्चों? VIT, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, V का ओम्स लॉ से हम जानते हैं V का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार बच्चों, ओम्स लॉ,
ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। तो इसीलिए यहां पर जो वर्क का फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, वर्क बराबर हो जाएगा V की जगह डाल दीजिए I इंटू आर, और इंटू पहले से आपके पास क्या है? I इंटू टी। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर W बराबर क्या हो जाएगा? तो W बराबर हो जाएगा बच्चों I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये I का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में R है तो R हो जाएगा, और T है तो T हो जाएगा। अब ये आया वर्क का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। नाउ बच्चों, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स से पहले नियम के अनुसार ये जो वर्क है यही आपका हीट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इस बात को लिख देंगे कि दिस वर्क is converted into हीट एनर्जी। यही वर्क बच्चों हीट एनर्जी में बदल जाएगा, और हीट के लिए H यूज कर लेते हैं, तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। और ये था बच्चों एकदम साधारण सा सिंपल सा डेरिवेशन 5 नंबर के लिए। लेकिन बच्चों 5 नंबर में सिर्फ ये डेरिवेशन नहीं पूछे हुआ है, इसके साथ हमको ये पूछे हुआ था कि हमको डेफिनेशन बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो इनका भी डेफिनेशन हम लोग देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 5 नंबर में हमने ये डेरिवेशन पूरा किया बच्चों। जहां जहां वर्क है, वर्क का हिंदी में आप जानते हैं कार्य होता है, तो आप कार्य बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब कैसे लिखना है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ लैंग्वेज के साथ दिखा देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं, आराम से इसको ध्यान से देख के, और इसमें से काट छांट के थोड़ा कम लैंग्वेज यूज करके आप इसको लिख सकते हैं। जैसा कि एक्सप्रेशन में आपको दिया गया है बच्चों कि निकालना है हमको एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट। करंट फ्लो होने के कारण किसी कंडक्टर में कितना हीट पैदा होता है। अब मान लिया कि सपोज ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, है ना, ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, तो यहां पर आर रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, एंड कैरिंग करंट आई करंट। हिंदी में बोलेंगे कि माना कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध R तथा जिसमें विद्युत धारा I बह रही है। ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट I द हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज H। तो I करंट फ्लो होने के कारण जो हीट कंडक्टर में पैदा होगा बच्चों वो क्या होगा? H होगा, उसको H मान लिया। अब सपोज कंडक्टर इज कनेक्टेड बाय अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया कंडक्टर को, तो कितना हो जाएगा? वर्क बराबर Q इंटू V या V इंटू Q हो जाएगा। अब बच्चों यही वर्क बदल जाएगा किसमें? यही वर्क बदल जाएगा हीट में, जो कि कहता है दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो वही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बच्चों जो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़ते हैं वही थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम होता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो इसमें जो वर्क हुआ है वर्क किस में बदल जाता है? वो हीट में बदल जाता है, यही कहना है इसको। तो H बराबर हो जाएगा V इंटू Q। मान लिया कि हमारा Q चार्ज जो है वो T टाइम में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला I बराबर Q बट्टा T से Q बराबर IT रख दिया, और ये Q बराबर IT का मान हमने यहाँ पर रख दिया V इंटू Q, Q की जगह IT रख दिया, VIT हो गया। और ओम्स लॉ, ओम का नियम लगा दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर IR यानी H बराबर हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर RT, V का मान रख दिया। This is the expression for heat produced by the conductor current. This heat is also dependent on resistance. अब ये हीट किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है? तो आप देख सकते हैं I पे, R पे, T पे, वही बात नीचे लिखा हुआ। आइए हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हम इसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद आते हैं। तो ऊष्मा का व्यंजक निकालना था बच्चों, तो हमने मान लेना है कि माना कि एक चालक जिसका प्रतिरोध R है तथा उससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाह के कारण चालक में ऊष्मा जो उत्पन्न होगी उसे H मान लिया गया है, ठीक है ना। अब माना कि चालक एक ऐसे सेल से जुड़ा है जिसका विभवांतर भी है, तो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर Q इंटू V। अब ऊष्मा के गति के प्रथम नियम के अनुसार यह कार्य जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी, इसीलिए जो वर्क हुआ है वो हीट बन जाएगा। तो H बराबर W, और W का मान आ गया है
V इंटू क्यू। अब माना कि t समय में q आवेश प्रवाह होता है तो I बराबर q बटा t या q बराबर IT। अब इस समीकरण में इसका मान रख देंगे, हो जाएगा V I T H बराबर, अब ओम का नियम लगा देंगे जो कहता है V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा आई आर। अब ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, है ना। तो यही उष्मा, यही जो कार्य हुआ वो उष्मा में परिवर्तित हो गया, यही आपका फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT। बहुत बेसिक सा साधारण सा ये प्रूफ था। अब बच्चों आइए जरा हमसे दो चीज पूछा था, उनका भी डेफिनेशन हम लोग देख ले बच्चों। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल पावर, यानी विद्युत शक्ति क्या होती है बच्चों। बच्चों शक्ति तो आप जानते हो ना, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है आपका। तो वही द रेट ऑफ कंजम्पशन, यहाँ पर कंजम्पशन लिख देंगे ना, कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर बच्चों, है ना। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बट्टा टाइम, जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ है यानी यूज हुआ है, जो खर्च हुआ है ना, तो एनर्जी बट्टा क्या हो जाएगा टाइम। अब बच्चों यहां से आप यूनिट निकालते हैं इसका, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल होता है और बट्टा टाइम। इसी को एक और तरीके से चेंज करके इसके एनर्जी को हम लोग जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, वाट कहते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट होता है, इसका यूनिट हो जाएगा। इसका डायमेंशन भी आप लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। और दूसरा बच्चों कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो जो एनर्जी खर्च हुई है बच्चों वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट में जो एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है, ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट बहने के कारण जो एनर्जी खर्च होती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं बच्चों। और इसका जो यूनिट होता है आपका किलोवाट आवर होता है, क्या होता है, किलोवाट आवर। इसका एक और यूनिट होता है जो उतना आपका इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं, इसका मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका मतलब होता है ब्रिटिश, BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप जान लें बच्चों। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी जान लीजिए विद्युत शक्ति क्या होती है बच्चों। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला विद्युत ऊर्जा बटा समय हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट वाट हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा क्या होता है बच्चों, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है यानी व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे हमेशा किलोवाट घंटा में मापा जाता है, इसे किलोवाट। और ऐसे एनर्जी का यूनिट आप लोग जानते हैं बच्चों, जूल भी होता है, लेकिन इसको किलोवाट आवर में आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो वहां पर इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। हमारा अगला सवाल है बच्चों, देखिए, और ये तीन बार पूछा गया और तीनों सवाल का एक ही डेरिवेशन है। तीनों सवाल का बच्चों एक ही डेरिवेशन है, उसको कंप्लीट करेंगे। साल 2017 में पूछा गया, साल 2019 में, साल 2015 में भी पूछा गया था ये सवाल बच्चों। और ये सवाल बिल्कुल एकदम सिंपल है, 1 2 और यहाँ पर आपको 3 है, तीसरा नंबर नहीं दिया गया था। तीनों सवाल का बच्चों आंसर एक ही है। सवाल आप चाहे तो आइए पढ़ते हैं इसको। क्या कहता है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, ठीक है। फिर कहता है एक्सप्लेन इट्स यूज इन डिटेल, और इसका यूज आप डिटेल में इसको बता देना है कि क्या होता है इसका यूज, ठीक है। दूसरा सवाल है बच्चों कि स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स के नियमों को समझाएं, बताएं, और अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और इन नियमों का इस्तेमाल करके बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज निकाले। और तीसरा है बच्चों की डिफाइन किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में भी कहता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी किरचॉफ्स के जो दोनों लॉज है उसको समझाएं, और कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉज, और किरचॉफ्स के दोनों नियमों का इस्तेमाल करके बैलेंस्ड कंडीशन को प्राप्त करना है बच्चों। आप हिंदी में भी इन क्वेश्चंस को देख ले बच्चों ध्यान से कि ये क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है हमसे, और फिर हम इसको समझाएंगे आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, इसकी उपयोगिता विस्तार से समझाएं। साल 2017 में, साल 2019 में, साल 2015 में पूछा गया सवाल है बच्चों। ये 3 सवाल हमारा यहाँ पे 3 सवाल दिया गया है, और इनको हम लोग 3 सवाल यहाँ पे दिया गया है, और इसको हम लोग जो है कि तीनों का आंसर अभी हम लोग देंगे। तीनों का तीनों सेम सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता विस्तार से समझाएं। तो इसका यूज एक्सप्लेन करना हमको, क्या क्या इसका यूज है। उसके बाद है कि किरचॉफ्स के नियम को लिखें तथा समझाएं। इन नियमों का उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था यानी बैलेंस कंडीशन को हम लोगों को प्राप्त करना है बच्चों। और तीसरा सवाल भी वही है कि किरचॉफ्स के नियमों को समझाकर व्हीटस्टोन के बैलेंस कंडीशन को समझाना है हमको, यानी संतुलन अवस्था को समझाना है बच्चों। देखिए ये जो अरेंजमेंट आपके सामने है, आइए इसके सॉल्यूशन को करते हैं बच्चों। ये डायग्राम आपको बना देना है,
ठीक है ना। ये व्हीट स्टोन ब्रिज इसी को कहते हैं बच्चों, एक ब्रिज जैसा बना हुआ है, इसमें 4 रजिस्टर होता है ना। अब देखो मान लो नदी का एक किनारा इधर, नदी का एक किनारा इधर, अब इस पार से इस पार जाने के लिए एक ब्रिज लगा हुआ है ना, इसीलिए इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स, इसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं which can be used to measure the resistance of one of the register in term of other 3। बच्चों इसमें 4 रजिस्टर होते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पता करने के लिए कर सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल। इनमें 4 रेजिस्टेंस होता है, जिनमें से 3 का हमें पता होता है, चौथा निकालना पड़ता है बच्चों। चौथा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इन रजिस्टर्स का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दिया गया है, इनके नाम को जैसे PQRS दिया है, हम इसे बच्चों R1, जैसे इसे हमने R1 कह दिया, इसे R2 कह सकते हैं, इसे R3 कह सकते हैं और इसे R4। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग इसे अपना नाम दे सकते हैं कि 4 रेजिस्टेंसेस है बच्चों, R1, R2, R3 और R4, और बीच में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है और इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे कि ताकि करंट जो है वो फ्लो कर सके पूरे में, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज का डेफिनेशन कहे क्या होता है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन विच वन इज अननोन रेजिस्टेंस, अदर 3 आर नोन रेजिस्टेंसेस। मतलब एक का हमें पता नहीं होता है, बाकी 3 का पता होता है, उसी एक को निकालना होता है। इसका यूज क्या क्या है बच्चों, उस पर ध्यान दे दें आप लोग कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज इन द मीटर ब्रिज, यूज्ड इन द मीटर ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज यूज यहाँ पर यूज होगा है ना, USED, यूज्ड इन द मीटर ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल मीटर ब्रिज में किया जाता है। दूसरा यूज क्या कह सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन अननोन रेजिस्टेंस, यूज्ड फॉर द अननोन रेजिस्टेंस। किसी अननोन रेजिस्टेंस का पता करने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज आल्सो यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल पोटेंशियोमीटर में भी होता है। बच्चों यहाँ कुछ समझने वाला नहीं था, ये आपका एक डायग्राम है जिसको आप याद रखेंगे, डायग्राम को, डेफिनेशन और इसके 3 यूजेस हैं उसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं जरा इसके हिंदी में भी देख लेते हैं, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया हमारा कि यह 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था है जिसमें किसी एक प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधों के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है, यानी एक प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। और इसके उपयोग है बच्चों, जैसा कि हम इसके रेजिस्टेंस को यहाँ R1, R2, R3 और R4 करके हम लोग मान लेंगे बच्चों, ठीक है, मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे उपयोग इसका दिया हुआ है कि व्हीट स्टोन सेतु है ना, ब्रिज को हिंदी में सेतु कहते हैं। तो जैसे व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग मीटर सेतु में किया जाता है, इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग विभव मापी में भी किया जाता है। अब हम इसके डेरिवेशन को करेंगे बच्चों, डेरिवेशन। लेकिन डेरिवेशन करने से पहले आपको हम बता दें बच्चों कि हम लोग किरचॉफ्स के पहले 2 नियमों को क्यों ना समझ लें। किरचॉफ्स के जो 2 नियम है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा पूछा है आपसे और आपसे यहाँ पर बोला है कि उनका ही उपयोग करके बैलेंस कंडीशन को निकालिए। तो बैलेंस कंडीशन पर आते हैं। पहले किरचॉफ्स के 2 नियमों को समझ ले बच्चों। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है बच्चों, उसको समझ लीजिए क्या कहता है, फिर सेकंड लॉ को। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बच्चों, जो फर्स्ट लॉ है यानी पहला नियम है, उसको समझिए। इसे किरचॉफ्स का करंट लॉ भी कहते हैं बच्चों, तो KIRC/HOFF, किरचॉफ्स इसे करंट लॉ भी कहते हैं बच्चों। और इसी से इसका शॉर्टकट नाम जो है वो किरचॉफ्स का KCL भी कहलाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इसे किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ भी कहते हैं बच्चों, इसे जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जंक्शन लॉ, क्योंकि ये जंक्शन पर लगाया जाता है इसीलिए इसको जंक्शन लॉ कहा जाता है बच्चों, है ना। अब ये लॉ क्या कहता है, हिंदी और अंग्रेजी वाले दोनों बच्चे साथ साथ देखेंगे और डेफिनेशंस को आपके पास डेफिनेशन कहीं से भी होगा, कहीं से भी सर्च करके डेफिनेशन को याद कर लेंगे, ठीक है। हालांकि हम डेफिनेशन यहाँ पर बोलेंगे भी आपके लिए, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है बच्चों, ये नियम कहता क्या, ये कहता है सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। मान लीजिए कि कहीं से भी करंट आ रहा है इस तरीके से, है ना, मान लीजिए करंट आया आया और ऐसे चला गया इधर से, तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, है ना, इधर से I3 निकल गया और इधर से I4 निकल गया। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये जंक्शन कहलाएगा यहाँ, है ना।
ये जंक्शन कहलाएगा बच्चों। और किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो, यानी टोटल जो सम होगा, ये समेशन का सिंबल है, वो करंट क्या होगा, जीरो होगा, यही होता है। यानी किसी जंक्शन पर, हिंदी में बता रहे बच्चों, किसी जंक्शन पर कुल विद्युत जो आपका करंट होता है ना, विद्युत धारा का योग शून्य होता है। किसी जंक्शन पर कुल विद्युत धारा का योग क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम है। अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम को भी देख लेंगे बच्चों। किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। किरचॉफ सेकेंड लॉ होता है बच्चों, किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बच्चों ध्यान रखेंगे। किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे यहां हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है बच्चों इसे। और इसी का शॉर्टकट होता है KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चों इसे लूप लॉ भी कहा जाता है, लूप लॉ भी क्योंकि इसको लूप में लगाते हैं, किसी भी लूप में लगाते हैं बच्चों, है ना। तो हमारे पास कोई भी लूप रहेगा उसमें लगाएंगे तो ये क्या कहता है बच्चों, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज जीरो, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज जीरो, यानी किसी भी क्लोज लूप में सभी विभव का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो उसमें करंट का योग शून्य होता है। पहले लॉ में क्या होता है बच्चों, करंट का पूरा सम जीरो होता है, और दूसरे लॉ में क्या होता है बच्चों, दूसरा लॉ कहता है कि पोटेंशियल का सम टोटल क्या होता है, जीरो होता है। अब हमको किरचॉफ का यूज करके, किरचॉफ के लॉ का यूज करके बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को हम लोग को निकालना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हम यहाँ पर बनाए बच्चों, डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, देखने में आपको हो सकता है कि अच्छा नहीं लगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे करके बना दिया हमने, एक और रेजिस्टेंस इधर ले लेंगे हम लोग, फिर एक रेजिस्टेंस इधर ले लेंगे, 4 रेजिस्टेंस लेना है बच्चों। इस तरीके से हमने ले लिया, बहुत अच्छा बन गया डायग्राम हमारा। और इस तरीके से एक सेल के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, सेल से कनेक्ट कर दिया जाए। और सेल का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे बच्चों, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। और इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, ये हो गया R3 और ये हो गया R4, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों। चलिए अगर हम ऐसा करें कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है बच्चों, और ये पॉइंट हमारा D है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ दो कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों, दो कंडीशन होता है, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। पहले हम अनबैलेंस बताते हैं। तो दो कंडीशन जो होते हैं बच्चों, उनमें एक बैलेंस कंडीशन होता है और एक होता है अनबैलेंस। तो पहले हम आपको बताते हैं अनबैलेंस, क्योंकि बैलेंस तो निकालना ही हमको। तो अनबैलेंस्ड, भाई अनबैलेंस, जैसे तराजू में कोई चीज नापते हैं ना, ऐसे करके नापते हैं, तो बैलेंस कब होगा, जब दोनों तरफ एकदम बराबर हो जाए, सीधा तराजू हो जाए, उसको बैलेंस कंडीशन बोलेंगे। लेकिन अब अनबैलेंस बच्चों, जब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं हो, यानी VB और VD का पोटेंशियल बराबर नहीं। तो बच्चों अगर पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा, एक तरफ क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, ये गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो क्या होगा, नहीं होगा, करंट जीरो नहीं होगा। तो ये वाला कंडीशन कहलाता है बच्चों अनबैलेंस्ड कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। अब हम आते हैं बैलेंस्ड कंडीशन पे। बैलेंस कंडीशन क्या होगा बच्चों, बैलेंस कंडीशन क्या होगा, बैलेंस कंडीशन अब आप समझ रहे होंगे बैलेंस कंडीशन क्या होगा। बैलेंस कंडीशन होगा बच्चों कि जब मान लीजिए कि यहां और यहां का पोटेंशियल बराबर हो जाए बच्चों, V एट B, V मतलब पोटेंशियल, और V एट D मतलब B, पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। अगर मान लो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो जहां बराबर पोटेंशियल होता है, जैसे पानी का लेवल है ना, अगर मान लो यहाँ और यहाँ पानी का लेवल बराबर है, तो क्या पानी इधर से नहीं इधर जाएगा, ना इधर से इधर जाएगा। उसी तरीके से करंट बच्चों, अगर पोटेंशियल बराबर है तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा याद रखें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो एक जगह हाई होना चाहिए, एक जगह लो होना चाहिए। अगर पोटेंशियल दोनों जगह बराबर हो जाएगा बच्चों, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों, तो IG क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा जीरो। तो ये बात आपको लिख देना है कि when the potential at point B and point D are equal, then current through galvanometer is zero। जब पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल समान हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा नहीं बहती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है। इसे ही बैलेंस कंडीशन कहा जाता है, इसे ही बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है बच्चों।
अब हमको बैलेंस कंडीशन के लिए निकालना है, शर्त क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम निकालते हैं। तो चलिए बच्चों आप सबके साथ हम निकालते हैं बैलेंस कंडीशन का क्या शर्त होता है। आइए जरा, तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स का पहला नियम लगाएंगे बच्चों, किरचॉफ्स का पहला नियम लगाएंगे। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, तो यहां से करंट भेज दीजिए, यहां से करंट कुछ आ ही गया बच्चों, यहां से कुछ करंट आ ही गया इधर की तरफ। अब बच्चों इस ये करंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा बच्चों। अब इधर जो करंट गया उसको हम कहते हैं चलो I1, क्या कहते हैं I1। और इधर जो करंट गया, इधर इधर जो करंट गया उसको बोल देते हैं I2। तो इधर से निकला I1, इधर से निकला I2, ऐसे करके आया। जब यहां पर पहुंचा बच्चों करंट, तो इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बराबर है, तो इधर से नो करंट, तो IG क्या हो जाएगा आपका जीरो, कोई करंट नहीं। तो ये I2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा I2। और यहां से जो I1 आएगा वो किधर चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर करंट I1 चला जाएगा। तो इधर से जो निकला करंट फिर वापस I1 I2 मिलके यहां से क्या हो जाएगा, बन जाएगा I, और वो I इधर की तरफ चला जाएगा। तो बच्चों देखो कि जितना करंट यहां से निकला था वापस इतना करंट आ गया, ये हमने किरचॉफ्स का पहला नियम लगा दिया। अब बच्चों हम किरचॉफ्स का दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम लगाने के लिए बच्चों कुछ नहीं, हम लूप चुनेंगे। लूप क्या होता है, करंट का क्लोज पाथ, है ना। तो ये हम मान लेते हैं लूप 1 हमारा, और इसमें हम इस प्रकार से, ये पहला हमारा लूप है और ये वाला लूप हमारा दूसरा लूप है बच्चों, ठीक है। सेकंड लूप, लूप 1 लूप 2, और ये जो तीर बनाया है मतलब ये हमारा चलने का रास्ता होगा। हम पॉइंट ए से शुरू करेंगे, ए से बी, बी से डी, डी से ए। तो देखो जहां से चले वहीं वापस आ गए मतलब लूप है। इसमें हम क्या करेंगे, बी से चलेंगे, बी से सी, सी से डी, डी से वापस बी, मतलब जहां से चले वहीं आ गया, मतलब क्या है, लूप है बच्चों, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, किरचॉफ्स का हम लगाते हैं केवीएल। केवीएल किस में लगाते हैं, लूप ए बी डी ए में, है ना। अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी डी ए। तो हम लोग लिख देंगे बच्चों यहां पे कि अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, लूप 1, ऐसे सिंपल लूप 1 भी बोल देंगे तो चलेगा क्योंकि हमारा ये लूप 1 है बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, लूप लॉ लगाने के लिए कुछ नियम होता है, अब उसको ध्यान रखेंगे। नियम ये होगा कि अगर आप करंट के दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल निकालेंगे उसको प्लस लीजिएगा, क्या लीजिएगा, प्लस। और करंट के अगर विपरीत दिशा में चलेंगे, उल्टा चलेंगे, करंट इधर से आ रहा है और इधर से जाएंगे तो माइनस लेंगे, सिंपल। अभी ध्यान दे दें आप, तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, V बराबर IR। अब यहाँ करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है V बराबर IR से बच्चों, फॉर्मूले से यहाँ हो जाएगा I1 इंटू R1। और क्योंकि हम करंट के दिशा में चल रहे हैं, देखो ये करंट का दिशा है बच्चों, तो करंट की दिशा में इसको क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, यहाँ आगे चले, बढ़े बढ़े बढ़े, इधर कुछ नहीं, तो कोई करंट नहीं है, इधर वापस आए, इधर वापस आए बच्चों, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो I2 R3, लेकिन करंट इधर जा रहा है और हम आ रहे हैं इधर से, इसलिए माइनस साइन होगा, माइनस I2 R3। तो यहां हम लिख देंगे माइनस I2 R3। और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए, तो टोटल सम हो गया। और टोटल सम क्या कहता है किरचॉफ्स का दूसरा नियम, कि टोटल सम होता है जीरो, है ना। तो यहां से हमने जीरो कर दिया इसको। बच्चों इसको उस पार भेज दीजिए तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R3, ठीक है। अब यहां पर ऐसा करिए कि I1 I2 को इधर लाइए तो बट्टा I2 बराबर R1 को उधर भेजिए तो R3 बट्टा क्या हो जाएगा, R1। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है बच्चा। अब वापस चलिए, फिर से हम लोग केवीएल लगाएंगे लूप 2 में, किसमें, लूप 2 में भी लूप 1 में लगाया था, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। लूप 2 में बच्चों हम लोग केवीएल लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो लूप 2 कहां है, यहाँ है। तो यहां से चलिए बच्चों, ऐसे चलिएगा, V बराबर IR, याद रखिए I कितना है I1, R कितना है R2, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, I1 इंटू R2। और ये करंट की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, तो I1 इंटू R2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे I1 इंटू R2 प्लस में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऐसे घूम के यहाँ से वापस आएंगे, देखो करंट का दिशा ये है और हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस साइन हो जाएगा I2 इंटू R4, I2 इंटू R4, तो माइनस हो जाएगा आपका I2 इंटू R4। अब वापस देखो बच्चों, इधर से गया, इधर तो कोई करंट नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगेगा, इसका करंट जीरो है, वापस पहुंच गए बी पर, यानी टोटल सम हो गया और लूप कंप्लीट हो गया, टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन इसको उधर भेज दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा I1 R2 बराबर हो जाएगा I2 R4। फिर से I2 को इधर ले आइए तो I1 बट्टा I2 बराबर हो जाएगा बच्चा R4 बट्टा R2, R4 बट्टा R2, समीकरण हो गया 2।
अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए और लिखेंगे यहां पर कि इक्वेटिंग समीकरण 1 एंड समीकरण 2। यहां लिख देते हैं कि इक्वेटिंग यानी बराबर कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर बच्चों यहां भी I1 बटा I2 है, यहां भी I1 बटा I2 है, यानी ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका R4 बट्टा R2 बराबर हो जाएगा किसके, R3 बट्टा R1 के हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, आपको याद रखने में आसानी होगा, R1 बट्टा R2 बराबर, नीचे वाला उधर जाएगा है ना, ये R1 इधर गया, R4 इधर गया, R1 इधर, R1 बट्टा R2 बराबर R3 बट्टा ये उधर गया तो R3 बट्टा R4 बच्चों। और ये हो गया आपका बैलेंस कंडीशन। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर लास्ट में लिख देंगे कि यही है बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का। दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस कंडीशन है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा। दो क्या हमने टोटल 3 और एक 4 सवाल लॉन्ग टाइप के पढ़े जो एक जैसे थे बच्चों। इस चैप्टर से यही सवाल आएंगे, इनको आप लोग तैयार करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जल्द से जल्द, तब तक आप सब लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों, आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से बच्चों, और अभी हम आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। धन्यवाद।